Aim right, achieve big at KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली में उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। एनडीए की तरफ से घोषित उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के मुकाबले आज विपक्ष अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान करेगा। विपक्ष किसे उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाएगा, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। इस बीच बड़ी खबर है कि संसद परिसर में एनडीए के संसदीय दल की बैठक हो रही है और यह मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चल रही है। मीटिंग में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद हैं। मीटिंग से पहले मोदी समेत एनडीए सांसदों ने राधाकृष्णन को गुलदस्ता देकर और फूल की माला पहनाकर सम्मानित भी किया और स्वागत किया। एनडीए संसदीय दल की यह मीटिंग दिल्ली में पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी बिल्डिंग में चल रही है। मीटिंग में एनडीए के सभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मौजूद हैं। 17 अगस्त को भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया गया था। राधाकृष्णन 20 अगस्त को सुबह 11 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान 20 प्रस्तावकों और 20 समर्थकों समेत लगभग 160 सदस्यों के मौजूद रहने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शॉल उड़ाकर सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया, उन्हें गुलदस्ता दिया। एनडीए की उम्मीदवार हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी और साथ ही तमाम कैबिनेट मिनिस्टर और साथ ही सांसद यहां मौजूद रहे। एनडीए के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, सबने गर्मजोशी के साथ आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का स्वागत किया, अभिनंदन किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। धन्यवाद विशेष करके कि ऐसा एक शख्सियत, बहुत ही सरल इंसान जिन्होंने जीवन भर देश और समाज के लिए सेवा दी है और अनेक राज्यों में गवर्नर के रूप में काम किए हैं और पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में भी काम किए हैं। उनका परिचय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एनडीए संसदीय दल के बैठक में राधाकृष्णन जी का परिचय दिया है। परिचय के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया है कि उपराष्ट्रपति जी के इस चुनाव में जो उम्मीदवार एनडीए ने तय किया है उनको पूरे पार्टी मिलकर के, सब पार्टी का दल, सब एमपीज एक साथ आकर के सर्वसम्मति से समर्थन करें, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है। आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी बहुत ही उपराष्ट्रपति पद के लिए बहुत अच्छा नाम है, ये सबने माना है और जीवन में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, कोई दाग नहीं है। बहुत सरल जीवन उन्होंने जिया है और सिर्फ समाज और देश के लिए काम किया है। ऐसा व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति बनेंगे तो देश के लिए बहुत खुशी की बात होगी। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से पूरे विपक्ष के साथियों को भी विशेष करके अपील किया है कि श्री सीपी राधाकृष्णन जी का सर्वसम्मति से समर्थन करें। आदरणीय राजनाथ सिंह जी सबसे बात भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक साथ मिलकर के उपराष्ट्रपति जी का चुनाव में सर्वसम्मति से राधाकृष्णन जी का सपोर्ट करें तो हमारा लोकतंत्र के लिए भी, हमारा देश के लिए भी और राज्यसभा को संचालन करने में भी बहुत उपयोगी होगी। तो एनडीए पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी के बैठक में सब पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दिया कि बहुत ही अच्छा इंसान को और बहुत ही लायक नेता को उपराष्ट्रपति जी का चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में उतारा गया है। धन्यवाद। सर, प्रधानमंत्री ने इंडस वाटर ट्रीटी पे भी वो बात भी बोले, वो तो अलग से कब बोलोगे सर, अलग से? तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री मोदी ने सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया था। एनडीए के तमाम सांसद मौजूद थे। संसदीय दल की एक मीटिंग के दौरान ये तस्वीरें सामने आई। हमारे साथ
इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, इंडिया ब्लॉक ने तो अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन बीजेपी और तमाम जो सहयोगी दल हैं यानी कि एनडीए के तरफ से सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बना दिया गया है। अब ये बताइए कि क्या इनके लिए कोई चुनौती है या कि यह मामला बहुत ही आसान रहने जा रहा है? नहीं, नंबर्स को लेके तो कोई चुनौती नहीं है, और अगर चुनौती है तो सिर्फ इस बात को लेके कि जब धनखड़ का उपराष्ट्रपति के तौर पे जब जगदीप धनखड़ जी का चयन हुआ था तो उस समय उनको जो वोट मिले और जो कि एनडीए के स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा थे, तकरीबन 528 वोट मिले थे, और परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 74-75% के आसपास वोट उनको मिले थे। क्या एनडीए उस तरह का आंकड़ा फिर से लेके आ पाता है सीपी राधाकृष्णन के लिए? इसे आप एक चुनौती के तौर पर कह सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि एक ऑप्टिक्स की लड़ाई बनाने की कोशिश अपोजिशन के द्वारा की जा रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। नंबर्स गेम में उन्हें पता है कि वो कहीं आसपास भी नहीं टिक रहे हैं, तो उस लिहाज से कल जो बैठक हुई थी उस बैठक में जैसे तुषार गांधी के नाम को लेकर चर्चा हुई, अन्नादुराई जो एक साइंटिस्ट है उनको लेकर तमिलनाडु से उस नाम को लेकर चर्चा हुई, टीएमसी ने कुछ और भी नाम सुझाए। तो इस तरह के ऑप्टिक्स वाले नामों का सिर्फ सहारा लिया जा रहा है ताकि एक पॉलिटिकल नैरेटिव में कुछ हासिल कर सकें, ठोस चुनौती दे सकें, ऐसा नजर नहीं आ रहा है। आज दोपहर तक उम्मीद जताई जा रही है कि अपोजिशन की तरफ से भी वो नाम आ जाएगा कि आखिर कौन सा वो नाम होगा जो सीपी राधाकृष्णन के अगेंस्ट होगा। अगर तुषार गांधी का आता है तो समझा जा सकता है कि महात्मा गांधी के नाम का सहारा लेकर 2017 में जिस प्रकार से हुआ था, वेंकैया नायडू के सामने खड़ा किया गया था महात्मा गांधी के परिवार के एक व्यक्ति को, एक बार फिर से क्या उसी लाइन पर अपोजिशन चल रहा है या फिर तमिलनाडु वाला एक लाइन लेके चला जा रहा है कि एक इंटेलेक्चुअल को सामने कर रहे हैं ना कि पॉलिटिकल फिगर को? क्योंकि डीएमके ने भी जो सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिली है साफ कर दिया था कि जब जीतना सीपी राधाकृष्णन को ही है तो वो इस रूप में नहीं जाना चाहेंगे कि बहुत मुखर विरोध, बहुत तीखा विरोध करें ताकि ये दिखे कि तमिलनाडु का कोई व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बन रहा है और उसका रास्ता हम रोक रहे हैं। कल ही तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष ने ये नैरेटिव चला भी दिया कि सबसे अपील की जा रही है, तमिलनाडु प्राइड की बात है, और समझा जा सकता है कि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं तो डीएमके के लिए कितनी मुसीबत भरी बात होगी अगर वो बहुत ज़्यादा मुखर विरोध करे तो इन सारी सीमाओं के भीतर अपोजिशन सिर्फ एक नाम का सहारा लेगा, वो पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के लिए, एक नैरेटिव के लिए, अन्यथा नंबर्स गेम में एकदम बहुत आसानी से सीपी राधाकृष्णन जीतते हुए नजर आ रहे हैं जी। एनडीए के लिए जैसा कि मैंने चुनौती की बात कही है उसके लिए वो रीच आउट भी कर रहे हैं कि पिछली बार की तरह आंकड़ा एक बार फिर से जीत के मार्जिन का रहे। तो जैसे कि देवेंद्र बता रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल आप कह सकते हैं ऑप्टिक्स है कि जहां पर विपक्ष अपने एक उम्मीदवार को उतारेगा। नंबर गेम के हिसाब से देखा जाए तो एनडीए के जो उम्मीदवार है सीपी राधाकृष्णन बहुत आगे हैं, और साथ ही साथ क्योंकि वो तमिलनाडु से आते हैं तो ऐसे में जो डीएमके इंडिया ब्लॉक का भी सदस्य है, ऐसे में हो सकता है कि तमिल प्राइड को लेकर वो एनडीए के उम्मीदवार के साथ चला जाए वोटिंग के दौरान। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। विपक्ष ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर कमर कस ली है। बड़ी खबर है कि आज इंडिया गठबंधन में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगा। आज दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मीटिंग होगी जिसमें कैंडिडेट के नाम पर मुहर लग सकती है। सवाल ये है, अब चूंकि एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के नाम का ऐलान कर दिया गया है, आप लोगों की सहमति उसके साथ रहेगी या अपना उम्मीदवार आप उतारने जा रहे हैं? 12:30 बजे हमारी बैठक है, मैं भी उसमें जा रहा हूँ। सारे दल मिलकर नाम तय करेंगे। हम इतना ही कह सकते हैं, हमारा प्रत्याशी योग्य होगा, सम्मान प्राप्त होगा, उसका जीवन ऐसा होगा जैसा जीवन भारत के उपराष्ट्रपति का होना चाहिए। आखिरी सवाल, एनडीए ने कहा है कि सर्वसम्मति से चुन लिया जाए, जो हमने कैंडिडेट दिया है वो कह रहे हैं। वारे बेईमानी करते वक्त हिचकते भी नहीं हो। सर्वसम्मत से चुनना था तो बैठ लेते नाम घोषित करने के पहले, 2-3 नामों पे विकल्प पे विचार कर लेते। आप नाम घोषित करके सार्वजनिक कर रहे हैं कि सर्वसम्मत से चुन लिया जाए। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ विजय लक्ष्मी जुड़ गई हैं। विजय लक्ष्मी, नंबर गेम की अगर बात की जाए तो यहां पर तो एनडीए काफी आगे है विपक्ष से या इंडिया ब्लॉक से, तो ऐसे में अगर फाइट भी देनी है तो किस तरह से रणनीति बनाई जा रही है कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की ओर से कि जो उम्मीदवार हो कहां से हो, किस तरह से सीपी राधाकृष्णन को चुनौती दी जाए? देखिए अमित, आज दोपहर 12:45 बजे के आसपास उम्मीद की जा रही है कि इंडिया ब्लॉक भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान जो है कर देगा। 12:30 बजे मीटिंग है। कल भी देर शाम काफ़ी लंबी मीटिंग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई। नंबर गेम भले ही विपक्ष के पास ना हो, लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो नैरेटिव का खेल है और विपक्ष यहाँ पर एक नैरेटिव ज़रूर गढ़ना चाहेगा, एक संदेश ज़रूर देना चाहेगा एक कैंडिडेट जो एनडीए का उम्मीदवार है उसके खिलाफ उतार करके। अब हमें बताया जा रहा है कि 2
2 नाम तमिलनाडु से हैं और 1 नाम बिहार से है, जिस पर जो है चर्चा हुई कल की बैठक में। हालांकि कोई निर्णय नहीं लिया गया, क्योंकि डीएमके जो है वो एलाय है इंडिया ब्लॉक की और तमिलनाडु से एनडीए ने अपना उम्मीदवार तय किया है, इसलिए देखना होगा। हालांकि डीएमके के काफ़ी सारे नेताओं से कल मेरी बात हुई, जो सब ये कहते हुए नजर आए कि कोई ऐसा पॉलिटिकल कंपल्शन उनके ऊपर नहीं है कि एनडीए के कैंडिडेट को ही उन्हें सपोर्ट करना चाहिए या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कोई नुकसान उनको इसका होगा। लेकिन कल दिन भर डीएमके के नेता ये कह रहे थे कि अभी कोई फैसला डीएमके ने हालांकि इसके ऊपर नहीं लिया है कि वो समर्थन करेंगे, क्योंकि वो तमिल प्राइड के नाम पर एनडीए के कैंडिडेट का समर्थन करेंगे या फिर इधर से। लेकिन जिन नामों पर चर्चा हो रही है उसमें तमिलनाडु और बिहार, क्योंकि तमिलनाडु इसलिए वहां से एनडीए के कैंडिडेट आते हैं और बिहार इसलिए क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव जो है, क्योंकि पॉलिटिकल सारे डायनेमिक्स को देख कर के ही जो कैंडिडेट जो है वो उतारा जाता है चुनावी मैदान में। तो अब देखना होगा कि किस तरह का आज 1 बजे तक मुझे लगता है स्थिति साफ हो जाएगी इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट को। तब तक तो स्थिति साफ भी हो जाएगी और नाम भी सामने आ जाएगा। आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास तो आगे अपडेट के लिए जरूर आएंगे। अब लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पहले ही बगावती बिगुल फूंक चुके थे महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान करने को लेकर, लेकिन अब पहली बार अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर हमने हमला बोला है। तेज प्रताप यादव ने पहली बार तेजस्वी यादव का नाम लेकर हमला किया। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को जय चंदों से सावधान रहने की नसीहत दी और कहा कि अगर तेजस्वी यादव जय चंदों से सावधान नहीं हुए तो उन्हें चुनाव में बुरा परिणाम भी देखने को मिलेगा। साथ ही यह भी कहा कि तेजस्वी कितने समझदार हैं तो चुनाव परिणाम ही तय कर देगा। तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी की वोट यात्रा पर भी सवाल उठाए और पूछा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं या फिर लोकतंत्र को तार-तार करने निकले हैं। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करके राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वोट यात्रा पर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार से नबीनगर विधानसभा से विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह के गाड़ी चालक को और उसके साथ एक मीडिया पत्रकार भाई को जयचंद द्वारा मारा पीटा और गाली गलौज किया गया, ये बेहद ही गलत और शर्मनाक है और मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। उन्होंने लिखा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं या फिर लोकतंत्र को तार-तार करने निकले हैं। साथ ही उन्होंने आगे लिखा है कि मैं तेजस्वी को कहना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, अपने आसपास के जयचंदों से सावधान हो जाओ, नहीं तो चुनाव में बहुत बुरा परिणाम देखने को मिलेगा। अब आप कितने समझदार हैं, यह चुनाव परिणाम तय कर देगा। इतना ही नहीं, तेज प्रताप ने तो यहां तक कह दिया कि यात्रा स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर होना चाहिए, ना कि एसआईआर को लेकर। राहुल गांधी तेजस्वी जी लोग यात्रा लगा रहे हैं, अपना मुद्दा को रख रहे हैं, लेकिन ये सब मुद्दा से कुछ होना जाना है नहीं। मुद्दा होना चाहिए शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बेरोजगारी का, ये सब मुद्दाएं होनी चाहिए। राहुल गांधी तेजस्वी जी लोग यात्रा लगा रहे हैं, अपना मुद्दा को रख रहे हैं, लेकिन ये सब मुद्दा से कुछ होना जाना है नहीं। मुद्दा होना चाहिए शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बेरोजगारी का, ये सब मुद्दाएं होनी चाहिए। अब तेज प्रताप ने राहुल गांधी की वोट यात्रा पर सवाल उठाया। वोट यात्रा के बहाने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को भी नसीहत दी। दरअसल राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का आज तीसरा दिन है। राहुल गांधी की वोट यात्रा आज नवादा, नालंदा, शेखपुरा से गुजरेगी और नवादा में राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वो नालंदा के अस्थावा विधानसभा होते हुए शेखपुरा जिले के बरबीघा जाएंगे। अब बरबीघा बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जन्मस्थली भी है और जहां वो रात्रि विश्राम करेंगे। और इससे पहले कल यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी ने गयाजी में चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त को भी धमकी दी। राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर पर कार्रवाई होने जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन अच्छे से काम नहीं किया तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार बनी तो चुनाव आयोग पर कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी को 7 दिन के अंदर हलफनामा दायर करके या फिर देश से माफी मांगने के लिए कहा है। इसके बाद राहुल गांधी का यह बयान सामने आया। चुनाव आयोग क्या करता है, यह नहीं कहता कि विपक्ष के नेता ने आरोप उठाया है, चलो चेक करते हैं, यह नहीं किया। उल्टा मुझे कहते हैं आप एफिडेविट लो, जिम्मेदारी उनकी है, चोरी उनकी पकड़ी गई और मुझे कहते हैं आप एफिडेविट लाओ। और ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे बिहार में और दिल्ली में
इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं और हम भारत माता पे न नरेंद्र मोदी को न इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। और कांग्रेस पार्टी तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी भी कर रहा है। यह बात खुद कांग्रेस के सांसद नासिर हुसैन ने कही है। नासिर हुसैन ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान ने जो जो हथियार दिए हैं उन सब का इस्तेमाल किया जा सकता है। डेमोक्रेसी को अगर खतरा है, हम लोग आवाज उठाएंगे संसद के अंदर और संसद के बाहर। क्या महाभियोग लाने पर भी किसी तरह विचार कर रहा है विपक्ष? और अगर आप लाते हैं तो क्या नंबर्स आपके पास? देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हथियार होते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस का। आज वो लोग सत्ता में हैं, कल हम थे, हो सकता है आने वाले दिनों में फिर हम सत्ता में हैं। डेमोक्रेसी जिंदा रहना चाहिए, जो स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए गए वो जिंदा रहना चाहिए। उसके प्रोटेक्शन के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएट किए गए। उसके लिए कई हथियार, कई इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, उसका पूरा इस्तेमाल हम करेंगे। क्या महाभियोग वाला इंस्ट्रूमेंट भी यूज कर सकते हैं? पास्ट में भी किए हम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के खिलाफ। और इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर सवाल उठाया है। खड़गे ने कहा कि देश में वोटों की चोरी हो रही है और इसके खिलाफ पूरे देश में माहौल बनाएंगे। चुनाव आयोग हमें धमका रहा है, जिसके खिलाफ हम सही समय पर अपना हथियार भी इस्तेमाल करेंगे। हमारी पार्टी का स्टैंड है कि जो भी वोट चोरी हो रहे हैं, वोट में बदलाव कर रहे हैं और वोटों की हेराफेरी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, इसके खिलाफ हम पूरे देश में ये माहौल बनाना चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर अन्याय हो रहा है, देख लो और आपके वोट की छानबीन कर लो, ताकि ऐसा चोरी करके अगर गद्दी पे बैठेंगे तो वो कोई डेमोक्रेसी के लिए हितकारी नहीं है और डेमोक्रेसी के लिए वो अच्छा भी नहीं है। संविधान की हत्या है ये। और आज जो इलेक्शन कमिश्नर बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं हमको कि अगर आप एफिडेविट नहीं दिए 7 दिन में हम वो करेंगे, ये करेंगे। उनके पास एक हथियार है तो हमारे पास भी हथियार है, हम भी वो सुरक्षित रखे वक्त पे खर्च करेंगे। और ये आपको तस्वीरें दिखा रही हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अब उन इलाकों में पहुंची है जहां पर यमुना नदी का पानी आ गया है। दरअसल जो वाटर लेवल है वो 205 जो खतरे का निशान बताया जाता है उसको पार कर चुका है यमुना में और 206 मीटर तक का हो चुका है और खुद वो पानी में उतरकर लोगों से मुलाकात करने पहुंची है। ये तस्वीर बहुत अहम है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता घुटनों तक पानी में उतरकर लोगों से उनकी परेशानी को समझने के लिए जा रही हैं और ये एक पहली बार आप इसे तस्वीर देख रहे होंगे, क्योंकि दिल्ली में पिछले कुछ सालों से लगातार आप देख रहे थे कि जब भी इस तरह से वाटर लेवल बढ़ता है, पानी भरता है, लेकिन कोई मुख्यमंत्री इस तरह से पानी में उतरकर लोगों की परेशानी को समझने नहीं गया है। लेकिन ये तस्वीरें बता रही कि रेखा गुप्ता कितनी इस वक्त संजीदा है इस पूरे मामले को लेकर।